अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज दिन भर की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं प्रोग्राम में हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज ताजर रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है और बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू से कुछ सवालात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान की मईशत के गिर्द ये सवालात घूमते हैं कि अमली तौर पर जो मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, अगर उस पर अमल भी हो तो अमली तौर पर किस तरह से वो हमें देखने को चीजें मिल सकती हैं प्रैक्टिकली। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को, जिसमें कहा कि अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इत्तेफाक राय से इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूं, किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का तर्जुमान हूं। साथ ही साथ उन्होंने यकीन का इजहार किया है, एतमाद का इजहार है निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पर। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। अब जो सदर के आईनी इख्तियारात से मुतल्लिक वो पहले शिकवे करते रहे और कहते रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, या जो मैं यहां से हिदायत जारी करता हूं प्रेसिडेंट ऑफिस से उसकी खिलाफ वर्जी जाती है। इस इंटरव्यू में जो गुफ्तगू उन्होंने की है उनके माजी करीब के तमाम तर बयानात की ही वो नफी करती है। सबसे पहले तो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो आज ताजर रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है, इसे बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री में जो आने वाला पैसा है उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है कि क्या मुराद है, किस तरह से सवाल नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री में पैसा कहां से आए, क्या मुराद है उनकी। मेरे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर हसनैन जावेद और हमें ज्वाइन किया है शो में सईद अलाई साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आज जो उन्होंने गुफ्तगू किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मईशत के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, उनके साथ जुल्म हो रहा है। हेल्थ कार्ड दिया था, गरीब के लिए बेहतर उसमें मामला थे। पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, इंडस्ट्री को फ़रोग देना है। इंडस्ट्री को फ़रोग देने के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या नतीजा इससे अखज़ किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले जो उन्होंने तकरीर की, चंद 25-30 लोग थे जो कि खास चैम्बर ऑफ कॉमर्स से थे और वो आम तौर पे जो है वो खास दायरा होता है। तो नवाज शरीफ साहब ने जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ या ओहदेदारों के साथ जो बात की है उसमें उन्होंने, मैं जैसे अक्सर आपको कहता हूँ कि 90 की दिहाई से मामलात खराब होना शुरू हुए, तो उन्होंने भी अपने 90 की दिहाई की ही बात की और उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमने कारोबार को रवायती दायरों से आज़ादी दिलाई। यानी उन्होंने रवायती दायरों से आज़ादी दिलवाई, यानी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को अनडॉक्यूमेंटेड करना उनका मतलब है, पॉलिसियां खत्म करना का मतलब है, स्मगलिंग का मतलब है, ग्रे मार्केट का मतलब है, डॉलर को डिस्टेबलाइज करने का मकसद है। मकसद क्या हुआ कि आपने दायरे से आज़ादी दिलाई, यानी कन्वेंशन से अनकन्वेंशनल तरीकाकार आपने कौन सा अपनाया, यानी कुछ को सब्सिडी दी, कुछ को नहीं दी। घरेलू सारिफीन को और आम लोगों को जो है वो बिजली महंगी पड़ी और आज ताजिरों को आपने, खास तौर पे टेक्सटाइल वालों को आपने बहुत ही छूट दे रखी थी और खास अशराफिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने जो है वो आसानियां दे रखी थी। ये सारा का सारा मामला जो उन्होंने कहा वो 90 की दहाई में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, किसको फायदे पहुंचाए गए, किसके खजाने भरे गए, ये सारी बातें जो उन्होंने की, ये इससे पहले एक किताब है कैपिटलिज्म एंड एक्लिस हील, डर्टी मनी एंड हाउ टू रिन्यू द फ्री मार्केट। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से सब कुछ लिखा है कि आप भी खरीद कर उसको पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी येलो कैब स्कीम्स निकाली, बैंकों से कर्जे दिलवाए, फिर उन कर्जों का कोई छूट नहीं थी। येलो कैब टैक्सी किसी ने पहली किस्त पे ली, उसके बाद छूट दे दी गई। इसी तरीके से लोगों ने कर्जा लिया और कर्जे के बाद में छूट मिल गई। इसी तरीके से एक लंबा सिलसिला चलता जा रहा है और उसके पास ऊपर कोई एक तरीका कार नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं थी, माल कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। इस तरह 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत के 5 साल दौर में जीडीपी के नंबर्स भी गलत तरीके से हासिल किए गए। मैं डॉक्टर साहब आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं सर सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2013 से 2017 के दौरान पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। हमने 4 साल डॉलर को 104 रुपए पर बांध कर रखा। अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। अब चूंकि ताजिरों के साथ उनकी मुलाकात थी और ये एक उनका इकोनॉमिक विजन
है पाकिस्तान को लेकर जिसका उन्होंने इलेक्शन से पहले आज इजहार किया है, इस तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी इसको आप कहेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं उनकी बातें दुरुस्त तो हैं, डॉलर भी नीचे था, माइशत भी जो 2017 के बाद हुआ पाकिस्तान के साथ वो हालात तो नहीं थे। मीर साहब, मैं बायस तो नहीं होना चाहता, मैं इस टाइम पे बिल्कुल एक बैलेंस तज्जिया पेश करना चाहता हूं, लेकिन आप ये सुन लीजिए कि 2013 से 17 के दौरान जो उन्होंने बात की, जो सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर एसपीडीसी ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत ने 4.7% जीडीपी की शरह नमू के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि माली साल तकरीबन 2015 से 16 में ये सिर्फ 31.1% थी। यानी इसहाकडार नंबरों के हेर फेर से माशी तमाशा लगाते रहे। इसहाकडार ने वाइब्रेंट इकोनॉमी की गुमराहकुन तस्वर दिखाने के बाद डॉलर को मसनूई तौर पर रोके रखा। यह भी याद रखिए कि 30,000 अरब रुपए जो थे वो उन्होंने वजारत खजाना से, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद अब आईएमएफ ने शदीद पाबंदी लगा के आईएमएफ को ऑटोनमस बॉडी बना दिया। इसहाकडार सारा पैसा जो रिजर्व मनी वहां से निकालते थे और अरबों रुपए जो है वो सर्कुलर के तरीके से जो है वो वजारत खजाना के इस्तेमाल में ले आते थे, फिर वहां से इसको डिपॉजिट करके जो है वो डॉलर को ऑर्गेनिक कंट्रोल निकाल दिया। आप ये देखें कि उनको ऑर्गेनिक नहीं, उसको उन्होंने कंट्रोल कर दिया। जब डॉलर को कंट्रोल करके 104, 103, 101 के ऊपर रखा गया, उससे सारी की सारी पूरी की पूरी मार्केट में कंपेटिटिव प्राइस नहीं रही। फिर सबको फिक्स्ड सब्सिडी देनी पड़ी, कुछ लोगों को नवाजा गया, बाकी सारा बोझ जो है वो गरीब आवाम के ऊपर मुंतकिल गया। इस टेक्निकलिटी को पर कोई नहीं जाता और इसी ने इस पहली जड़ रखी थी। 1990 के दौर से शुरू होने वाला ये डिफॉल्ट सर्कुलर डेट की शक्ल में, आईपीपीस की शक्ल में और फिर आपको बेशुमार पॉलिसीज की शक्ल में आपको नजर आया। तो मैंने पूरा मंशूर आपके सामने उनका रख दिया है। ये कोई मंशूर नहीं है। अब अगली बात भी ये सुन लीजिए कि वो सिर्फ सोलर पैनल की बात कर रहे हैं कि अब ये देखें कि पिछला हिसाब कौन देगा। 2.69 ट्रिलियन का जो आईपीपीस का हिसाब उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि थर्ड कोल में बिजली क्यों नहीं पैदा हुई, उन्होंने बताया कि सारी जो है वो जो कोयले से बिजली क्यों नहीं पैदा कर सके, पावर शॉर्टेज क्यों हुई थी, और इसके बाद जो गुद्दू बैराज और बाकी सारी जगहों के ऊपर जो है लाइन शॉर्टेज का मामला अंदर से क्या था, उसके ऊपर तो पर्दा पड़ गया ना। उन्होंने आज तक स्टेट ओन इंटरप्राइजेस 202 इंटरप्राइजेस हैं। पीआईए को अब फवाद हसन फवाद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके हाथों जो है वो काकड़ साहब की निगरान हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत तो नहीं कहूंगा मैं, उनकी बी टीम कहूंगा, उनके हाथों ये औनो पौनो भाव पे बेच रहे हैं। और मैं बार बार सारी जमातों से ये कह रहा हूं कि सारे के सारे एक हो जाएं, इसको पब्लिक प्राइवेट एंटिटी के तहत आप इसको बैलेंस जरूर करें, आप इसका बोझ मुल्क से उतारें जरूर, लेकिन ऑडियो के भाव जो स्टील मिल को और पीआईए को बेचने लगे, नवाज शरीफ साहब को ये ना करने दें और एक नई स्कीम के हाथों जो है वो पाकिस्तान लुटने से महफूज रहे। ठीक है डॉक्टर सईद इलाही साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं हसनैन जावेद साहब की भी। आज जो चैम्बर के रहनुमाओं से मुलाकात उन्होंने की है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना इकोनॉमिक विजन उन्होंने पेश किया कि किस तरह से 2013 और 17 में मामला थे और 2024 में अगर आते हैं वो इख्तिदार में या उसके लिए इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो क्या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। सर ये बात जो उन्होंने कही है कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए, इससे क्या मुराद है डॉक्टर सईद इलाही साहब, आपको लगता है? बहुत शुक्रिया जी। आप देखें कि पिछले 20-25 बरस में जब भी नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं उसी दौर में कोई डेवलपमेंट हुई है। आप 1990 से लेकर अब तक अगर कोई मोटरवेज बने हैं, अगर कोई पावर जनरेट हुई है, अगर सी पैक डेवलप हुआ है, एनर्जी में 16 बिलियन लगे हैं, तो वो नवाज शरीफ के दौर में ही हुए हैं। पहली बात तो क्लियर है। अब उसमें ये देखना कि जी ये इतनी कीमतें बढ़ गई लेकिन आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। अगर डॉलर सस्ता रहेगा, पेट्रोल सस्ता रहेगा, जिस तरीके से भी रखा जाएगा, क्या उसके बाद आने वाले वो इकदाम नहीं कर सकते थे कि वो पेट्रोल की कीमतें या डॉलर को कंट्रोल कर सकते? तो इसमें जो भी गिमिक्स हैं, जो इसहाक डार साहब थे या दुनिया के मुख्तलिफ जो हुकूमतें और वज़राए ख़ारजा हैं, वो अपनी इकोनॉमी को रोकने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डॉलर की प्राइस को, पेट्रोल को, रोज़मर्रा की अशिया को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग्स और डेवलपमेंट्स करते हैं जो इसहाक डार साहब ने की हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये तमाम बातें जो उन्होंने की हैं तो उनके मुखालफिन ने क्यों नहीं की। तीसरी बात यह है कि अभी जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसको अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि शायद वो भी कोई पार्टी है, तो मेरा ख्याल में ये हुस्न ज़न होना चाहिए कि सब चीज़ों को मिलाकर एक ही डंडे से हाँकने के बजाय इंडिविजुअली देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या हुआ, इमरान साहब के दौर में क्या हुआ,
और उसके बाद अब केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उसमें मेरी राय यह है कि अगर आप विजिबली देखना चाहते हैं तो कंपेयर करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टमेंट को, लोन को और बाकी चीज़ों के कंट्रोल को। दूसरी बात अभी आपने पूछी कि उन्होंने कहा कि जी जो सोर्स है वो डिक्लेयर उसका नहीं पूछना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो दुनिया की तमाम जो बड़ी बड़ी इस वक्त मईशत और ताकत है, आप यूके से शुरू हो जाए, दुबई, अबू धाबी, मलेशिया, तमाम वो ममालिक जिन्होंने पिछले 30 साल में तरक्की की है, उनके यहाँ यही पॉलिसीज रही कि इन्वेस्टमेंट लाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में एहतसाब के नाम पे जो फ्रॉड हुआ है और जो मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ नैब था, उसने जिस तरह मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया है और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को जिस तरह डराया, धमकाया और जलील किया है, उसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्री भी तबाह हुई है, हमारे यहाँ सरमायाकारी भी रुकी है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने शायद इसको मद्देनजर रखते हुए कहा है कि जब कोई आदमी यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, बाहर से आता है या पाकिस्तानी करता है, तो सबसे पहले नैब उसको गिरबान से पकड़ लेती है। और दुनिया में तमाम जगह अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम मौजूद है। तो इसलिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद टैक्सेस और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है, मेरा ख्याल है उस पर अमल किया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सईद इलाही साहब, 16 महीने तो हुकूमत रही है मियां शहबाज शरीफ साहब की। ये जो इकोनॉमिक फार्मूला अब मियां नवाज शरीफ लेकर आएंगे, शहबाज शरीफ साहब इस पर क्यों नहीं अमल कर सके? अगर कोई इस तरह के उनके पास पॉइंट्स थे या कोई फार्मूलाज थे तो पहले भी वो उसको अप्लाई कर देते। मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार साहब, हमने तो, अवाम ने तो भुगता है ना ये तमाम जो भी हुआ है गुज़श्ता चंद महीनों में। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, टोटली एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हुकूमत थी पिछले 16 महीने या 12 महीने जो भी थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। और उसकी जो मुख्तलिफ वजूहात हैं जो बयान की जा रही हैं, एक तो यही है कि एक गवर्नमेंट थी जो कई 12 पार्टीज पे मुश्तमिल थी और शायद उसमें बहुत आसान नहीं था पॉलिसीज बनाना और चलाना। दूसरा ये था कि जो पिछला बैकलॉग था उसको दूर करना मुश्किल काम था। और तीसरा ये कि हुकूमत को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उनकी ज़्यादा तवज्जो सियासत पे रही है और मईशत पर तवज्जो नहीं दी, जिसके खतरनाक नताइज वो भुगत रहे हैं और बाकी भी भुगत रहे हैं। तो मेरा यह ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनकी सोच में, मिजाज में, लाहे अमल में, फ़िलासफ़ी में और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में। इस मुल्क में मोटरवे से लेकर और अब तक जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी ओपनिंग, उनकी प्लानिंग नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई है, शहबाज साहब के ज़माने में नहीं हो सकी। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जो आज बात नवाज शरीफ साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से या इंडस्ट्रियलिस्ट से कही है, क्योंकि वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और 3 पुश्तों से ये काम समझते और जानते हैं, तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, शेयर किया है, जिसमें आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली है। क्योंकि बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसको आप फ्री हैंड दें, काम करने दें, टैक्सेशन करें, लेकिन करप्शन से पाक हो, खौफ से पाक हो, उसको जलील ना किया जाए। आप देखें कि हमारे मुल्क के इंडस्ट्रीज जो हैं ये वही करते हैं जो दुनिया के तमाम इंडस्ट्रीज करते हैं, कि उसको टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं और कई काम करते हैं। तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, जो शिकंजे में आ जाए उसको तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप 100 के 100 इंडस्ट्रीज को पकड़ लेंगे, आप देख लें आपके टेलीविजन चैनल पे प्रोग्राम चल रहे थे कि जनाब एक फला जनरल साहब ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को पकड़ लिया, उठा लिया, उसको टॉर्चर किया, उसकी फैमिली को जलील किया। तो इस तरह के इकदाम जो हैं ये मुल्क की तबाही का बायस है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें ये नैब और इस तरह के जो बदमाश रोग एलिमेंट्स हैं जो इंडस्ट्री को, मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करते हैं, उनका भी नाथका बंद होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ सजा तजवीज होनी चाहिए। जब चाह हुकूमतों को उलट दिया, जब चाह बदमाशी की, माल खा लिया, लूट लिया, बड़े बड़े आइलैंड ले लिए, बड़े बड़े मुल्कों में जाके घर बना लिए, तो इसका खात्मा भी जरूरी है। जी डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट मैं आप दोनों मेहमानों के सामने रखूंगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंटरव्यू दिया है एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात तो 8 फरवरी को ही होता हुआ देख रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने निगरान वजीर आजम के किरदार को तसल्ली बख्श करार दिया, एतमाद का इजहार किया और कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो खदशात है वो बरकरार है, लेकिन मैं तमाम पाकिस्तान का तमाम सियासी जमातों का सदर हूं, किसी एक सियासी जमात का नहीं।
सदर के इस बयान से भी ऐसा लगता है कि उनके रवैये में भी कुछ तब्दीली आई है, क्योंकि माजी करीब में तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि बतौर सदर मुमलिकत वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और निगरान प्राइम मिनिस्टर पर बहुत तनकीद करते रहे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मुझे एतमाद है इस पर। डॉक्टर स्टैन जावेद साहब, देखिए, इसका जवाब जो है वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने एक प्रोग्राम में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है बल्कि रवा हुकूमत है, यानी लोगों की, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 220 मिलियन पीपल। जिस तरीके से काकड़ साहब भी अपने आप को 220 मिलियन पीपल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को कहते हैं, जबकि वो नहीं है। लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ ये एक शायबा देना चाहते हैं कि वो 220 मिलियन लोगों के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। हालांकि बात यह है कि एक पार्टी, एक बड़ी पार्टी जो 80% वोटों के साथ खड़ी है और जो दूसरी पार्टी जिनके लिए लाया जा रहा है उनके अंदर जरदारी साहब को भी माइनस कर दिया गया। वहां पे सिंध में एक सदर जो है वो जो बशीर साहब हैं, वो क्योंकि उनके बहुत सख्त बड़े नाकिद हैं और वो FIA में जब थे तो वो शदीद उनके मुखालिफ थे और जरदारी साहब को अंदर करने वाले भी थे और जरदारी साहब के खिलाफ अब घेरा तंग कर दिया गया। अब आगे पार्टी नजर कोई नहीं आ रही और पार्टी है कोई नहीं। सबसे बड़ी पार्टी को जो है वो मैदान के अंदर रखेंगे ही नहीं। इसी तरीके से अन करीब जो है वो तमाम कोर्ट केसेस आपने देखा है कि वो तेज तर हो चुके हैं। उनके अंदर दूसरा वो जो बाकी सारे मैटर, यानी 2-3 केसेस जो खान साहब के ऊपर होंगे वो तेजी से उन्होंने आगे कर दिए। अब उनको एक बड़ी सजा सुना के तो जो अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो सिर्फ ये नहीं चाहते, एक तो उन्होंने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया पकड़ लिया अब, क्योंकि वो हिल नहीं सकते जब तक कि उनके केसेस क्लियर ना हो जाए। हालांकि वो चाहते थे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाएं, जो कि वो जाएंगे। 2-3 महीने बाद उनकी लड़ाई हो जानी है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन अभी वो फिलहाल नहीं चाहते और फिलहाल वो अपने केसेस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब वो 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं, क्योंकि कानून साज असेंबली के अंदर अपनी सारी बातों को क्लियर करवाना है। और अब आगे भी देख लीजिए कि उनका माशी मंशूर तो कुछ भी नहीं है। वो चंद और स्कीम्स को लॉन्च करेंगे, चंद चीजों को और बेचेंगे, चंद मामला और करेंगे। और उनका जो है वो उन्होंने सबसे पहली जो शर्त लगाई थी कि नवाज शरीफ इमरान खान को अंदर रखें, एक। दूसरा 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं। किसी ना किसी मैटर के ऊपर कहां पे लड़ेंगे? असल मसला यह है कि इधर से जो है वो MQM को भी एक चंद सीटें देनी है, इधर से खटक साहब को भी देनी है, इधर से अलीम खान और जो क्या नाम है उनका दूसरे उनका नाम मैं भूलता हूं, उनको भी उनकी पार्टी को भी देनी है। और इसी तरीके से बाप पार्टी जो थी वो जरदारी साहब के साथ जम होने जा रही थी। अब इस बार जो है वो बाप पार्टी का, यानी पूरे के पूरे बलूचिस्तान का जो है वो आपने देखा वो तरीकाकारी बदल गया और इस दफा जाम नहीं हुआ, उनका साथ हुआ है। यानी तो 30 लोग मिल गए उनके साथ बलूचिस्तान से बिठा दिए गए। जिस टाइम जिसका दिल चाहेगा वो खींच लेंगे। होगा क्या, 90 से 100 टिकट सीटें देकर नवाज शरीफ को जिता दिया जाएगा और वो वजीर आजम तो बन जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में किसी किस्म की कोई ताकत नहीं होगी। और इसी तरीके से वो परेशान कुन रहेंगे और अपने नजरियात बयान करते रहेंगे। मंशूर आप मुसलसल कह रहे हैं, नवाज शरीफ के पास मईशत का कोई विजन नहीं है। कैपिटलिज्म एंड एक्लिस हील के अंदर उन्होंने लिखा था, मोटरवे की भी करप्शन देख लीजिएगा, बाकी योलेको कैब की भी करप्शन देख लीजिएगा, बैंकों के कर्जों के ऊपर भी करप्शन देख लीजिएगा। उसने पूरी डिटेल दे दी है। इसमें मुझे अपना मुंह से बयान करने की जरूरत नहीं है। चुनाचे उनके साथ वही कुछ होना है जो पिछले लाडले के साथ हुआ था। तो लाडले का टाइटल तो नवाज शरीफ साहब ले चुके। सर, करप्शन की आपने बात की, उनकी किताब का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये साबित शुदा इल्जामात तो नहीं ना, कोर्ट्स में तो नहीं साबित हुई उनकी करप्शन। ये तो इल्जामात हो सकते हैं महज। आप खोल लें, आज मोटरवे की केस को खोल लेते हैं, हम ऑडिट कमेटी में चले जाते हैं, हम इधर ज्वाइंट कमेटी ऑडिट के ऊपर चले जाते हैं। आपने ज्वाइंट कमेटी की, अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट सारी बंद कर रखी है। इसी तरह येलो कैब को भी खोल लेते हैं। उसके बाद जो है वो $32 बिलियन जो चाइना से पैसे आए थे उसको भी खोल लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कहां से इधर का पैसा कहां लगा था। कैपेसिटी पेमेंट का वाला मामला भी आपको पता चल जाएगा। और फिर नून लीग के दौर में जो इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स के जरिए जो सेक्टर सप्लाई की और ओल्ड बिल्डिंग की तवानाई के शोबे में गड़बड़ की, क्योंकि पावर प्लांट IPPs की कैपेसिटी चार्जेस पहले ही डॉलर से जुड़े हुए थे। जैसे ही लेकिन सर ये 2016 में नहीं खुले, जब हवाओं का रुख उनके खिलाफ हो गया, पैनामा पेपर जब आए, तो उस वक्त ये केसेस नहीं खुले और अब किस तरह से खुल सकते हैं? ये केसेस इसलिए नहीं खुलते क्योंकि ये सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो फवाद हसन फवाद है और अब जो है वो आपके जो है
वो वजीर निजकारी बन गए। सबसे बड़ी करप्शन तो उनके ऊपर साबित शुदा थी, फिर उसके ऊपर उनको क्लीन चिट इसी नैब ने दी जिसके खिलाफ अब नैब के मुतालिक ये बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सुंजियां हों जन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, तो ये फिरने के लिए तैयार है। अब तो इनकी हुकूमत आ रही है, अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई ताजरों से पूछेगा नहीं कि आपने बिजली का बिल क्यों नहीं दिया, जो कि नहीं देते। इसके अलावा कोई किसी से नहीं पूछेगा कि आप इंडस्ट्री में पैसा कहां से लाए थे, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी क्या होती है, अनडॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी क्या होती है, मिनरल्स किस रास्ते से 6,000 बिलियन डॉलर का जो मिनरल्स एंड माइन बलूचिस्तान से किस रास्ते से किस मुल्क जा रहा है, कोई नहीं पूछेगा। जी डॉक्टर सईद इलाही साहब, अब अलायंस की बात करें, बलूचिस्तान से 30 लोग मुस्लिम लीग नवाज के साथ जुड़े हैं, एमक्यूएम का इल्हाक हो गया है कराची में, और आईपीपी का भी नजर आ रहा है बहुत करीब के नून लीग के साथ मिल बैठेंगे वो। लेकिन सवाल यह कि क्या मियां नवाज शरीफ पर जो केसेस हैं, जो ताहयात नाअहली का उनको सामना है, इलेक्शन से कबल खत्म होगी, इलेक्शन में आएंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर? देखें, मैं सबसे पहले तो आपको गुजारिश करता चलूं कि अभी हमारे दोस्त ने जिक्र किया था मोटरवे का और येलो कैब का। जी, तो 1999 में जनरल मुशर्रफ ने 8 साल तक बेरहम एहतसाब किया। उसके बाद जनरल बाजवा तक ये तमाम केसेस पे तहकीकात भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, विक्टिमाइजेशन भी हुई, लेकिन कोई एक इल्ज़ाम साबित ना हुआ। तो अखबार की हद तक, बयान की हद तक, किताब की हद तक तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक तब तक कायम नहीं होगा जब तक ये कन्विक्ट नहीं होंगे या ये इल्ज़ामात साबित नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने अभी फरमाया कि लोग शामिल हो रहे हैं, ये पाकिस्तान का चलन है। यही लोग पिछले 30 साल में मुख्तलिफ पार्टीज में आते जाते रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज इत्तेहादी, हलीफ और हरीफ बनते रहे हैं। तो अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हंटिंग पे निकले हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के बाद सिंध का दौरा करना है, वहां पे भी लोग शामिल होंगे। और अभी जो मेरे दोस्त ने बात कही थी कि जब वो इख्तलाफ करते हैं 2-3 महीने में इख्तलाफ हो जाएगा, अगर वो वजीर आज़म बनते हैं तो पहली बात तो ये है कि वो ना तो लाडले हैं, और 2000 तकरीबन समझें कि 93 से गुलाम इसहाक खान साहब से लेकर अब तक उन्होंने मुख्तलिफ जो बड़े बड़े लोग थे, सरकश थे, ताकतवर थे, आइन की रूह गर्दानी करते थे, उनसे टक्कर ली, 7 साल जलावतनी गुजारी, और फिर अब भी 4 साल बाहर रहे और अब वापस आए हैं। और जो सियासी पार्टियों की बात अभी हो रही थी, देखें पूरे मुल्क में सियासी पार्टियां मौजूद हैं, उसका मैकेनिज्म, उसकी सपोर्ट मुख्तलिफ इलाकों में लिसानी इलाकाई मौजूद है। तो एक कभी कह देना कि जी एक बहुत बड़ी पार्टी 80% वोटों वाली जिसका कोई पैरामीटर नहीं है और उसके 220 पार्लियामेंटेरियन चंद घंटों में, चंद दिनों में छोड़कर जा चुके हैं, तो ये आप बड़ी हैरान कुन बात होगी, क्योंकि छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में, साउथ पंजाब में, नॉर्थ में बरादरियां और बंदे बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और वहां पार्टी का वोट 4 से 5 हजार होता है हर हल्के में। अर्बन एरिया में तो शायद कोई पार्टी या लीडरशिप हो, लेकिन छोटे इलाकों में इलेक्टेबल्स, बरादरियां और दीगर बड़े अहम अवामिल अपना किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए जो आपने अभी कहा, मेरा यह ख्याल है कि कबल अज वक्त ये कहना कि फलां पार्टी की इतनी अक्सरियत है, फलां की अक्सरियत है, ये सही नहीं है। और जब इलेक्शन होगा तो लोग अपने अपने ग्रुप्स, इत्तेहादी एरियाज और इलेक्टेबल्स के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, जो 70 साल से हमारा वतीरा है, और उसके मुताबिक ही रिजल्ट आएंगे। कोई उसमें बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली मुतवक्को नहीं है। ठीक है जी। आज नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी आज एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है और अपने शरीफों को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया, जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज की तरफ इस वक्त पीपल्स पार्टी के तोपों का रुख है। मैं मुख्तसर जरा सुनवाना चाहता हूं आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी क्या कह रहे थे, फिर हम सवाल करते हैं। बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। और अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये 70 साल के बाबे
क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? पुरानी सियासत में लगे रहे हैं। हमारा अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है। आपस की लड़ाइयां, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े। पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। महंगाई तारीखी सतह पे है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे है, और हमारे जो सियासतदान हैं, जो हुकूमतें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जमीनी हकायक का कुछ मालूम नहीं, उनको एहसास नहीं है कि इस वक्त हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि लाडला अगर बनना है तो सिर्फ अवाम का लाडला बनना है, किसी और का लाडला नहीं बनना। और इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात आ रहे हैं, या आप यूं कह लीजिए कि जो इलेक्शन कैंपेन की इस वक्त मुल्क में फिजा है, पीपल्स पार्टी का इस वक्त ये बयानिया है कि मुल्क को नौजवान क़यादत की जरूरत है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पंजाब से, लाहौर से नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस का इजहार पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन किस बुनियाद पर, किस तरह से सीट्स निकालेंगे वो? अगर कराची में या अगर बलूचिस्तान में तो इस तरह लग रहा है कि नून लीग बहुत पावरफुल होने वाली है। पंजाब पहले ही उनके पास है, जो अखज़ किया जा सकता है माजी के रिजल्ट से। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, क्या विफाक में और किस तरह से सूबों में वो अपनी हुकूमत बनता हुआ देख रही है? और ये जो आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो ये अपनी कन्वेंशन के दौरान तकरीर में कहा कि नौजवान क़यादत, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, क्या आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी क्या करेगी इलेक्शंस में? इतनी पावरफुल है अवाम में कि अपनी हुकूमत बना सके? ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अवामी मकबूलियत तो उनके पास भी नहीं है। लाडले तो वो भी अवाम के नहीं है। लाडले तो इस वक्त अवाम का जो है वो है जो इस वक्त जेल में है। ये आप कबूल करें या ना करें, मैं भी उनका बिल्कुल हमायती नहीं हूं, लेकिन अगर आप पोल करवा के देख लें, इस टाइम सब के सब जो वोटर का जो टेल्ट है वो सारा उस तरफ है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, लेकिन कम अज कम ये जो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की तरफ से कम अज कम एक जमहूरी दवायत जरूर नजर आई है कि उन्होंने जमहूरियत का साथ दिया है। अपने केसेस साफ करवाने के लिए इस टाइम पे सिलेक्टेड होने नहीं जा रहे, क्योंकि आपको याद होगा कि जनरल जब ये नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे तो इससे पहले उनका सारी तोपों का रुख जनरल बाजवा के ऊपर था और जनरल फैज के ऊपर था। अब उन्होंने जनरल बाजवा को माइनस किया। इसहाक डार ने रीसेंट टाइम के अंदर असेंबली में कहा कि जनरल फैज ने क्या किया था, काबुल में जाके किसने बंदे मंगवाए थे, किसने क्रिमिनल लोगों को, खतरनाक तरीन लोगों को खुलवाया था। ये थोड़ा सा उन्होंने जो है वो टिल्ट लेकर, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कुछ अरसे के बाद ये दोबारा भिड़ पड़ेंगे। लेकिन अभी जो मजबूरी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कबूल कर लिया है सिलेक्टेड होना, और वो अपने साथ ये टाइटल लगवा चुके हैं, जो कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी ने अपने ऊपर नहीं लगवाया। लेकिन अगर कैलकुलेशंस की तरफ अगर आप चले जाएं तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो साउथ पंजाब की तरफ से देख लें, इसी तरीके से पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग और बाप पार्टी का सारा टिल्ट जो है वो बलूचिस्तान से नवाज शरीफ की तरफ होना, लेकिन जम नहीं हुई। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी के साथ जम होने जा रही थी बाप पार्टी। तो यूं कुल मिलाकर के जो है वो इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं दी जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन 90-100 की तरह उसी तरह तड़पाया जाएगा जिस तरह इमरान खान साहब को तड़पाया गया था, और जो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। यही कुछ होगा और यही मामलात होंगे, चंद मिनिस्ट्रीज होंगी और कुछ उनका सौदा होगा। और अभी तक जो माशी मंशूर है वो नहीं दे सके। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि छोटे लोगों को कर्जा कैसे देंगे, चमड़े की सनत कैसे देंगे। उन्होंने खुद कुछ खास लोगों को इशारा जरूर किया है कि मेरे आने से आपको कोई नहीं पूछेगा कहां का पैसा कहां ले आओ। 8-9 ममालिक आपने सुने होंगे जिसमें पनामा भी एक है। नवाज शरीफ साहब जो है वो खास लोगों को, सिर्फ अशराफिया को बताना चाह रहे हैं मैं आपके लिए पनामा बना दूंगा और यहां पर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी शायद खत्म हो जाएगी और डॉलर का राज हो जाएगा। यही तरीका कर रहेगा। और एक बात आपको और बता दूं कि जो इंतखाबात से पहले डॉलर 250-60 तक रहेगा, और इसके बाद जो है उसकी उड़ान जो वो भरेगा वो कोई भी नहीं देख सकेगा। जी, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सदर लाहौर चैम्बर ऑफ काशिफ अनवर सर साहब ने। आज मुलाकात भी हुई है इनके कायद मुस्लिम लीग नवाज के साथ।
काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो तकरीर की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंडस्ट्री को रिलीफ देने के हवाले से कि इंडस्ट्री में जो पैसा आए उस पर सवाल नहीं होना चाहिए, और जिस पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया 2013 से 17 तक, ताजिर पूरी उम्मीद है मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ के साथ, और नून लीग से कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? क्योंकि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई थी तब तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी देखने को मिली थी, और जिस तरह से फिर सारा ऑपरेशन हुआ हवाला उंडी और दीगर चीजों में। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जी बहुत पुरुमीद हैं, और हम समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ और चैम्बर्स के साथ लाइजॉन रखना पॉलिटिकल पार्टीज का ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे बैठना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए, और ऐसे इकदाम करने चाहिए कि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो और मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। तो हमने तो तमाम उन इश्यूज की बात की जौन से इस वक्त एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसमें डिवैल्यूएशन है, जिसमें आपके बिजली के बिलों की जो प्राइसेस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, और हमने डिक्लेरेशन की भी बात की कि जी डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए उन तमाम अनडिक्लेयर्ड एसेट्स की, ताकि वो पैसा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उस पैसे को अंदर आना चाहिए। हमें रिजर्व चाहिए, लोगों के पास फॉरेन करेंसी है, कैपिटल है, ताकि वो आए और इसको वो इकोनॉमी चले। तो मियां साहब बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि वो पैसा इंडस्ट्री में लगना चाहिए, वो पैसा इकोनॉमी में लगना चाहिए, ताकि टैक्स भी आए, कंट्रीब्यूट भी करे, लीगल भी हो, और तमाम वो चीजें कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमी के अंदर। जी, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात आपने उनके सामने रखे, तो उनका जवाब तसल्ली बख्श रहा आपके लिए? अल्टीमेटली जी उन्होंने बिल्कुल उनकी पॉजिटिव बातें थी, अपनी पिछली बातों के मुतालिक भी बताया, और अल्टीमेटली एक जनरल सा जो बिजनेस कम्युनिटी में भी कंसेप्शन आता है कि नून लीग के साथ उनकी आने से हालात बेहतर हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जौन सी भी गवर्नमेंट आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, जैसे काशिफ साहब ये तासुर दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ या नून लीग की बड़ी प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी होती है, और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका एतमाद भी गवर्नमेंट पर ज्यादा होता है दूसरों की निस्बत, दुरुस्त है ये तासुर? देखें, ये मेरी नजर में ये तासुर बिल्कुल ऐसा ही है, और जब नून लीग आती है तो अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिटी समझती है कि जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इस तरह से भंवर में फंसा हुआ है कि जब तक हम अपनी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, और जब तक हमारी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तब तक हम उस भंवर में से नहीं निकल सकते। तो अगर नून लीग आ जाती है और हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, या हमारी इंपोर्ट्स नहीं कम होती, या हमारे रिजर्व नहीं बढ़ते, या हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ता, या हम सोलर की तरफ नहीं जाते, या हम हाइडल की तरफ नहीं जाते, तो वो हमें बात यह है कि हमें अपने आप को भी करेक्ट करना है, और हमें उन पॉलिसीज की तरफ जाना है जिसकी कंटिन्यूटी हो, लॉन्ग टर्म हो, उससे बेनिफिट्स मिल सके। तो हमें इस बारे में सोचना है, और हम बहुत पुरुमीद हैं कि देखिए जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, हम ये चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि उन्हें चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए। हमें डैम से बिजली बनानी है, हम सबको पता है, हमें कालाबाग डैम से बिजली बनानी है, हमें उन वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना है। ये देखें, इश्यूज का तो हम सबको पता है, लेकिन बात यह है कि उन इश्यूज के सोल्यूशन पे काम करने, और उन इश्यूज के, अब क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा पाकिस्तान अफेक्टेड है, तो हमने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया है? हमारा जो $30 बिलियन का फ्लड से नुकसान हुआ, हमने वाटर रिजर्वॉयर्स पानी बचाने के लिए क्या किया है? तो हमारी रिक्वेस्ट है, देखें, हम बिजनेस कम्युनिटी की रिक्वेस्ट है कि ऐसी पॉलिसीज अपनाई जाएं जिनमें कंटिन्यूटी हो, जौन सी भी गवर्नमेंट आए वो उनको कंटिन्यू रखे, ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब, डॉक्टर हसनैन जावेद और डॉक्टर सईद अलाई प्रोग्राम में हमारे मौजूद थे, और इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में, और बात हम करेंगे IMF की जो डील हुई है पाकिस्तान के साथ, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज IMF के साथ जो डील हुई है 700 मिलियन की, इस पर हम बात करने वाले हैं। $700 मिलियन की मंजूरी तो कर दी गई,
और शॉर्ट टर्म शायद डॉलर की कीमत में कमी आ जाए, हालात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन अवाम में यह तासुर पाया जा रहा है कि यह बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होगा और अल्टीमेटली अवाम को खसारा उठाना पड़ेगा। और जिस टैक्सेस की बात नुमाइंदा ने की IMF की तरफ से और उनके MD की जानिब से भी की गई कि आपको टैक्सेस लगाने हैं, टैक्स कलेक्शन में पाकिस्तान कमजोर है, लोगों में इस वक्त यह परेशानी है कि डील पर डील हो रही है लेकिन हमारा क्या बनेगा। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्जियाकार और माहिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। MD IMF ने जो गुफ्तगू की और ये जो डील मंजूर हुई है डॉलर पर, इसके असरात तो आ रहे हैं लेकिन कितने देर पा होंगे, और टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो पॉलिसी अब आने वाली है वो अवाम का या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसके लिए किस तरह से साबित होगी सर? पहली बात तो ये है कि IMF के साथ आज जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसका तारीखी पस मंजर क्या है जी। अब देखिए कि हम 1950 में IMF के मेंबर बने थे और पिछले 70-73 सालों से हमने कोई 24 लोन के प्रोग्राम उनसे किए हैं और उन 24 में से 22 प्रोग्राम ऐसे थे जो हम कामयाबी से कंप्लीट नहीं कर सके, यानी कि हम उनमें फेल हो गए। एक प्रोग्राम मुझे याद आता है PMLN के दौरान जो कंप्लीट किया गया था, उसमें कोई 1 दर्जन वेवर्स लेने के बाद, और एक प्रोग्राम है जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुकूमत पाकिस्तान ने खुद से कहा था कि हमें आपकी बाकी 2 एक साथ नहीं चाहिए। तो उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें हम फेल हुए हैं। तो एक तो तारीखी पस मंजर है कि बहुत ही कम पाकिस्तान जो है वो कामयाब हुआ है, और ये आज का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो इस लिहाज से बड़ी कामयाबी उसको कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता नहीं है। और IMF के चीफ ने 2 दिन पहले जो बयान दिया है कि क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ वजारत खजाना को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि पिछले 3 महीने के जो रिव्यू है जुलाई से सितंबर तक का वो कामयाब हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने टैक्स का जिक्र किया, देखिए उसमें भी एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि जो टैक्स का हद सेट किया गया था बजट के अंदर 9.4 ट्रिलियन रुपए का, उसमें IMF ने कोई इजाफी टैक्सेस नहीं मांगे। वो जो हद है वो बरकरार है, जिसका मतलब ये है कि कोई नए टैक्सेस या कोई नया मिनी बजट जो है उसका ऐलान नहीं होने वाला। तो टैक्स के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसमें कोई नया हद नहीं है, पुराना वाला हद है। उसको कलेक्ट करना मुश्किल होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि जो मेन धचका है उसके अंदर वो इम्पोर्ट्स के ऊपर है। इम्पोर्ट्स बिकॉज बहुत तेजी से नीचे गई हैं, और इम्पोर्ट्स की वजह से जो टैक्स कलेक्शन होती है उसमें इस वक्त तखमीना ये लगाया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में कोई 400 या 500 अरब रुपए का टैक्स जो है वो कम कलेक्ट होगा। तो वो एक तशवीशनाक बात जरूर है। ठीक है, आज कायद मुस्लिम लीग नवाज ने ताज़ा रहनुमाओं से मुलाकात की है लाहौर में, और जो इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, यकीनी तौर पर आपने वो सुनी है। 2013 से 17 तक पॉलिसी हमारी बेहतर थी, मुल्क बहुत तरक्की करता, 40 से 50 रुपए का डॉलर होता, तसलसल टूट गया और हमने खुद अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। ये तमाम तर गुफ्तगू उन्होंने किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। लेकिन सर सवाल ये है कि पिछले 16 महीने में जो हुआ वो तो किसी तौर भी तसल्ली बख्श नहीं था। अब क्या नून लीग के पास ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है कि दोबारा से हम 2013 और 17 वाले दौर में चले जाएं और चीजें बेहतर हों? आपको क्या लगता है सर? देखिए, इसका सीधा साधा जवाब ये है कि अभी तक PMLN ने अपनी कोई माशी पॉलिसी हमारे सामने नहीं रखी है, मीडिया के सामने नहीं रखी है, एक्सपर्ट्स के सामने नहीं रखी है, जिसके नतीजे में हम ये कर सके कि उनके पास कोई ठोस माशी पॉलिसी है जो आजकल के इकोनॉमिक चैलेंजेस का जवाब दे पाएगी या हल कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने दिखाया। दूसरी बात यह है कि जो 2022 में पीडीएम की हुकूमत को विरसे में मिला था वो यकीनी तौर पे बहुत बुरा था। जो बजट का खसारा था वो पाकिस्तान की 70-72 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा उनको विरसे में मिला था। फिर जो तजारती खसारा है वो कोई 35-40 अरब डॉलर का पाकिस्तान माशी तारीख का बुलंद तरीन का खसारा। और वो कहा यह जाता है कि इफ यू आर इन अ डिच स्टॉप डिगिंग,
जिसका मतलब ये है कि अगर आप माशी खाई में गिरे हैं तो खुदाया मजीद खोदना बंद कर दें। तो विरसा तो बहुत बुरा मिला था, लेकिन 16 महीनों में पीडीएम की हुकूमत ने और मजीद खुदाई की उस खाई के अंदर, और जो कुछ वो छोड़ के गए, वो जो उनको मिला था विरसे में, उससे बुरा था। जो बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। नाजरीन, आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।